आज हम डोनाल्ड ट्रंप की आलमी पोजीशन पर बात करेंगे, खास तौर पर ईरान के साथ जो आजकल कशीदगी चल रही है उसके हवाले से। सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर कोई पूछ रहा है वो यही है कि क्या ट्रंप ईरान से एक नई जंग शुरू करने वाले हैं। तो चलें देखते हैं कि एक तज्जियाकार इस बारे में क्या कहते हैं। उनका नुक्ते नज़र काफ़ी वाज़ेह है। तो इस जरिए के मुताबिक सीधा सा जवाब है नहीं। और वजह यह है कि तज्जियाकार कहते हैं कि ट्रंप जंग शुरू कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास बैनुल अक़वामी हिमायत यानी इंटरनेशनल सपोर्ट है ही नहीं। और यही बात द इकोनॉमिस्ट के एक आर्टिकल में भी कही गई है, जिसका जिक्र इस तज्जिये में मौजूद है। अच्छा, तो इस अकेलेपन का सबूत क्या है? इसकी शुरुआत होती है आबनाए हर्मिस के मामले से, जहां ट्रंप ने अपने इत्तेहादियों से एक सीधी सी दरख्वास्त की थी। और ये देखें, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। बरतानिया, इटली, स्पेन, जापान, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब वो रिवायती इत्तेहादी हैं जिन्होंने अमेरिका की फौजी मुहिम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि फ्रांस भी हिचकिचाहट का शिकार है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली की निशानी है। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, यहाँ तक कि जो बहुत पक्के इत्तेहादी थे वो भी अब पीछे हट रहे हैं, और इसका असर हमें खुद यूरोपियन यूनियन के अंदर भी नजर आता है। मिसाल के तौर पर हंगरी को ही ले लें। वहाँ विक्टर ओरबान, जो 16 साल से इक़्तिदार में थे और जिन्हें यूरोप में ट्रंप का सबसे बड़ा हमायती समझा जाता था, वो इलेक्शन हार गए। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने जेडी वेंस को खास तौर पर उनकी हिमायत के लिए भेजा था, लेकिन फिर भी उन्हें 2/3 अक्सरियत से शिकस्त हुई, यानी अमरीकी सपोर्ट भी काम नहीं आई। तो ये मामला सिर्फ फौजी इत्तेहाद का नहीं है, असल में ये एक बहुत बड़ी माशी तब्दीली की तरफ भी इशारा करता है। और इस खेल में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहा है वो है चीन। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल देखें। जब ट्रंप ने स्पेन को उसकी पॉलिसियों पर धमकी दी तो उसके सिर्फ 2 घंटे बाद स्पेन के वजीर आज़म सीधा चीन पहुंच गए। ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम था कि अब दुनिया के पास एक और ऑप्शन, एक और सुपर पावर मौजूद है, ख़ास तौर पर जब बात मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी की हो। और ये नंबर देखें, 60%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तज्जिये के मुताबिक दुनिया की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट का तकरीबन 60% हिस्सा चीन के पास है, जो इस फील्ड में इसकी मुकम्मल बादशाहत को जाहिर करता है। और ये चार्ट इस माशी हकीकत को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। चीन 60% पर है, जबकि अमेरिका और यूरोप दोनों 15-15% पर हैं। यानी अमेरिका दूसरी बड़ी मार्केट तो है, लेकिन चीन की बढ़तरी इतनी ज्यादा है कि इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। और ये सिर्फ गाड़ियां बेचने की बात नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की बात है। चीन एक बिल्कुल नया आइडिया लेकर आया है, बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस। मतलब आप स्टेशन जाएं, अपनी पुरानी बैटरी निकालें, चार्ज पर लगी हुई नई बैटरी उठाएं और बस 500 किलोमीटर का मजीद सफ़र। वो ये पूरा नेटवर्क यूरोप में लगाने की बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बिल्कुल बदल कर रख सकता है। अच्छा, तो इन सब चैलेंजेस को देखते हुए ट्रंप ने क्या किया? तज्जियाकार कहते हैं कि उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ में एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई है जो कह लें कि खुद अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसी है। तज्जियाकार इसे एक बचकाना हरकत कहते हैं। देखें हो क्या रहा है। ईरान आबनाए को अंदर से कंट्रोल कर रहा है और फैसला करता है कि कौन सा जहाज गुजरेगा। अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो आबनाए को बाहर से बंद करेंगे और उन्हीं जहाज़ों को रोकेंगे जिन्हें ईरान गुजरने दे रहा है। यानी वो भी वही काम कर रहे हैं जो ईरान कर रहा है। इसकी मिसाल बिल्कुल वियतनाम जंग के उस मशहूर जुमले जैसी है कि गांव को बचाने के लिए उसे तबाह करना ज़रूरी हो गया था। यानी ट्रंप की मंतिक भी यही है कि समुद्री रास्ते खोलने के लिए उन्हें बंद करना पड़ेगा। ये कितनी अजीब बात है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक नई दुनिया की तस्वीर बनाती हैं, एक ऐसा नया वर्ल्ड ऑर्डर जहां ताकत की नौयत बदल रही है और दुनिया के ममालिक अमेरिका पर अपने इन्हिसार के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इसकी एक और मिसाल कनाडा से मिलती है। वहाँ के एक एहलकार ने कहा कि वो दिन गए जब हमारे हर फौजी डॉलर में से 70 सेंट अमेरिका को जाते थे। इससे साफ जाहिर है कि अब ममालिक खुद इन्हिसार होना चाहते हैं। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, जंग का पूरा तरीका ही बदल रहा है। तज्जिये में कहा गया है कि पुरानी जंग और नई जंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टैंक अब चलते फिरते ताबूत बन चुके हैं और लड़ाका पायलटों की जगह अब एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स ले रहे हैं। मुस्तकबिल की जंगें बड़ी फौजों से नहीं बल्कि मिसाइलों से लड़ी जाएंगी। आखिर में तज्जियाकार इन तमाम आलमी तब्दीलियों का रुख मोड़ते हैं और इन्हें बराह रास्त अपने मुल्क यानी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से जोड़ते हैं। वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ होने वाले सलूक पर शदीद मायूसी का इजहार करते हुए कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को मुलाकातों की इजाज़त ना हो, वो कैदे तन्हाई में हो। ये क्या बकवास है। वो मुल्क में इंसाफ के निज़ाम पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। तो उनका बुनियादी नुक्ता ये है कि कोई भी मुल्क बाहर की दुनिया में तब तक ताकतवर नहीं बन सकता
और इंसाफ का मुतालबा नहीं कर सकता जब तक वो अपने घर में अपने लोगों को इंसाफ फराहम ना करे। यानी अंदरूनी इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी असर रसूख आपस में जुड़े हुए हैं। अगर घर में इंसाफ नहीं तो आलमी लीडर बनने की हर कोशिश बेकार है। तो ये पूरा तज्जिया हमें बताता है कि पुराना निज़ाम तो टूट रहा है, लेकिन जो नया निज़ाम बन रहा है उसकी शक्ल अभी वाज़ेह नहीं है। और ये हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ताकत की इस बदलती हुई दुनिया में इस सारी अफरा तफरी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आखिर किसको हो रहा है।